पहला क्वेश्चन, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? बरसात के टाइम, जून जुलाई में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल में कौन कौन सा बोया जाता है? तो गेहूँ तो सर्दी में, रबी की फसल है, आलू भी रबी की फसल है। पर दोस्तों धान और सोयाबीन ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। धान भी बरसात में और सोयाबीन भी बरसात में बोई जाती है। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो दाल, फल और चावल ये तो पेड़ से, ये पौधों से अपन को प्राप्त होती है। और शहद जो है ये किससे प्राप्त होती है? जंतुओं से, मधुमक्खी से। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फसल। स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी का उदाहरण है आम का पौधा। तो पौधे सभी स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। तो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल, तो इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों जायद की फसल। पर इसको खरीफ की फसल को भी अपन इसमें मान सकते हैं क्योंकि ये जून में बरसात के टाइम बोई जाती है। खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, जूट और तीसी। तो गाजर घास होती है, ये उगती है फसल के अंदर, और ये खरपतवार का उदाहरण है दोस्तों। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दोनी। रेशेदार फसल है। तो रेशे किस में होते हैं? कपास में। रेशेदार फसल का उदाहरण है कपास। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चना। फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता, फसल चक्रण से अलग अलग फसल बदल के बोने से उससे क्या होती है? उसकी उर्वरता बढ़ जाती है दोस्तों। एक ही एक फसल बोने से ज़मीन बंजर होने लगती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों फलीदार पादपों में। जो दालें वगैरह होती है, मटर वगैरह, इनके जड़ों में पाए जाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको निराई, बुराई, जुताई, सिंचाई। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। दोस्तों ये थे क्वेश्चन इससे संबंधित। ये आप जो किसान परिवार से बिलोंग रखते हैं वो तो सब जानते होंगे इनके बारे में। तो दूसरे अध्याय की बात करते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इससे संबंधित अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग आपको पता होगा एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ईस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक का उदाहरण है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक होता है जो किससे प्राप्त होता है? यह आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कवक से प्राप्त होता है कि वायरस से, किससे प्राप्त होता है ये आप मुझे बताना, या फिर बैक्टीरिया से। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो दोस्तों घरेलू जो मक्खी होती है इसके लिए मुख्य उत्तरदायी होती है। डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सी? मादा एंडीज मच्छर द्वारा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो।
मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। और किसने खोजा था? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो पूरा अच्छी तरीके से जान लेना। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर नहीं दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया तथा डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो गिलोय के पौधे का इसका उपयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए तो उसका क्या किया जाता है दोस्तों? पाश्चुरीकरण। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन चक्र। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव, तो लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में, वायु में, मिट्टी में, सब जगह पाए जाते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ब्रेड बनाने के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल बनाई जाती है। किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी दोस्तों। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन। अब दोस्तों तीसरा अध्याय है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके बारे में, इसके क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन की रस्सियाँ बनाई जाती है दोस्तों। उच्च अणु वाले बहुलक को कहते हैं? तो उच्च अणु वाले बहुलक प्लास्टिक होते हैं दोस्तों। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको वो अच्छे से मिल जाए। क्योंकि अक्सर होता है कि अपन एक बार वीडियो देख लेते हैं और जैसे कुछ दिन अपन नहीं देखेंगे तो चैनल का आपको पता नहीं चलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कभी आपको मन करे तो आप अपने सब्सक्रिप्शन में जाके देख के वहाँ पे आराम से अपने चैनल को देख के वहाँ से सारे मॉडल पेपर या वीडियो आप देख सकते हो। क्योंकि ये यूट्यूब पे हैं, फ्री में हैं, आपके पास ही पड़े रहेंगे दोस्तों। तो आप मन करे जब देख लेना। टेफ्लॉन एक है, तो टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशे होते हैं दोस्तों। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। दोस्तों टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर प्लास्टिक हो जाएगा। पैराशूट बनाने में किस रेशे? तो पैराशूट के लिए तो नायलॉन का प्रयोग होता ही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो रेयॉन एक रेशा है। तो रेयॉन किस प्रकार का रेशा है? तो एक संश्लेषित रेशा है दोस्तों।
निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज। सेलुलोज सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है दोस्तों। निम्न में से प्राकृतिक रेशा है, तो रेशम। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। निम्न में से संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग अपन ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है, तो सेल्यूलोज किससे कागज़ बनाते हैं, इससे अपन शुद्ध रूप क्या है, कागज़ इसका। बेकेलाइट एक है, तो बेकेलाइट भी एक प्लास्टिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। दोस्तों ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो अपघटित हो जाने वाले जैव निम्नीकरण होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण। नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों 4, धातु और अधातु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक अधातु की बात है तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस वजह से ये सबसे अधिक सक्रिय धातु, तो पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो ठंडे जल के साथ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सबसे अधिक सक्रिय अधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक सक्रिय अधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर अवस्था में होती है, तो कठोर अवस्था में हीरा, ये भी अधातु का उदाहरण है। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। एक उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, तो सल्फर एक धातु नहीं है, अधातु है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो अधातु आयोडीन में चमक होती है। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आघात वर्धनीयता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो धातु पारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, तो चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो लचीलापन यानी तन्यता के कारण ऐसा संभव है। निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु पारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 4 अध्याय के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों।
पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक कौन सा नहीं है? पारा। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं दोस्तों। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है ओम को। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में अपन इनको सीधा जोड़ते हैं, तो 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वाट, वोल्ट विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है दोस्तों, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 वाट का 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, इससे पहले अपन को प्रतिरोध के लिए आपको पता है सूत्र क्या होता है दोस्तों? V/I। तो वोल्ट तो अपन को दे रखा है, पर अपन को I ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अपन इसके माध्यम से जो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का सूत्र होता है, उसके जरिए अपन इसमें धारा ज्ञात कर लेंगे। धारा का मान ज्ञात करके अपन उसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा B। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, बहुत लंबा ये सीरीज रहने वाली है दोस्तों। मैं यार आपको हर सॉल्यूशन आपको बता नहीं सकता, मैंने आपको ट्रिक बता दी है किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति वाट, W वाट में प्रदर्शित करते हैं शक्ति को। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बारह वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य ज्ञात करना है W। तो कार्य ज्ञात करना है, तो 12 × 2 तो 24 आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप सारे सूत्रों को एक साथ अपनी बुक से या कहीं से भी लिख के अच्छी तरीके से याद कर ले दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स में बिना सूत्रों के सॉल्यूशन करना संभव नहीं है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट ही होता है दोस्तों। 1 अमीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो अल्पतमान, तो 20 विभागों में 20 खंडों में बांटना है इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश को कूलाम, इसका एसआई मात्रक होता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों, तो सब इसमें गतिशील कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करता है धारा को। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक होता है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो इनमें से ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है दोस्तों। विद्युत धारा से संबंधित मैं सारे क्वेश्चन इसमें लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आपके सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, और लाइक बिना कहीं कर दिया करो, और सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है। जिस तरीके से मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी प्रकार आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों को भी भेजा करो दोस्तों, क्योंकि अगर आपका सहयोग रहा तो मैं आपके लिए ऐसी सीरीज़ लेके आता रहूँगा और वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा दोस्तों। विभवांतर का मात्रक होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, फिर श्रेणी क्रम की बात हो रही है, तो श्रेणी क्रम की बात हो रही है, तो 10 + 20 तो 30 ओम राइट आंसर हो जाएगा। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध, तो आर का मान
V अपॉन I। तो V कितना दे रखा है 220 और 2 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 110 ओम राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी में DC धारा प्रवाहित होती है। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो अमीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छी तरीके से याद रखना दोस्तों। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर होता है तो V बराबर W अपन कूलाम। तो ये W कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और कूलाम आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल। 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। किलोवाट घंटा मात्रक है तो ये किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर के अंदर, कुंडली के अंदर नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है? जनरेटर से। 1 हॉर्स पावर यानी कि आसु शक्ति बराबर होती है तो किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो सत्य ढूंढना है तो दोस्तों सत्य ये हो जाएगा V बराबर IR, ओम का नियम। निम्न में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो किसको? विद्युत शक्ति को। तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, I²R। स्थिर विद्युत में आवेश, तो स्थिर विद्युत में आवेश होता है विरामावस्था में। धारा में आवेश रहते हैं तो धारा में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक हो जाएगा यूनिट। 1 जूल मान होता है तो 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। अब आप मुझे बताना दोस्तों कि 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो ये जस्ता का होता है दोस्तों। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो ये किसका होता है? कार्बन का। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो प्रतिरोध तो R बराबर कितना होता है? V/I। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो ये I किधर चल जाएगा? इसके नीचे। विद्युत फ्यूज का तार बना होता है तो विद्युत फ्यूज का तार किसका बना होता है? तांबे और टीन का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 mA कितना होता है? तो ये कितना होता है दोस्तों? 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है दोस्तों। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर हो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों।
अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो कार्य का मैंने बताया था V बराबर W अपॉन Q। तो ये Q किधर चल जाएगा ऊपर, तो कार्य का मान कितना आ जाएगा V इंटू Q। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजी जाती है उससे सेल को कहते हैं तो धनध्रुव, उसको क्या बोलते हैं धनध्रुव। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर और प्रकृति पर, तीनों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा h हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा h बराबर VIT। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होता है उसे कहते हैं तो विद्युत चालक कहता है। क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाहित आसानी से नहीं होता तो विद्युत रोधी कहलाते हैं दोस्तों। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण को, प्रवाह को, तो विद्युत धारा बोलते हैं दोस्तों। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻18। किसी विद्युत लैंप के तंतु में 0.4 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा, तो अपन को क्या ज्ञात करना है? आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4320। अपन को धारा दे रखी है तो धारा I का मान इन्होंने दे रखा है और प्रवाहित आवेश Q का मान ये ज्ञात करा रहे हैं दोस्तों। और लैंप कितने घंटे चलता है? 3 घंटे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन को करोगे तो ये आराम से निकल जाएगा। इस 3 घंटे को आप बदलोगे सेकंड के अंदर, तो 3 × 60 × 60, इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को करोगे तो ये आराम से आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो धारा जनित्र का इसका उपयोग किया जाता है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत बल्ब की शक्ति, तो शक्ति ज्ञात करने के लिए अपन को सूत्र है P बराबर VI। तो इसको गुणा कर दीजिए दोस्तों। जब आप इसको गुणा करोगे 0.50 को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 वोल्ट। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण, तो इसको किस तरीके से करना है? आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q का मान ज्ञात करना है तो T को इधर भेजेंगे, तो 0.5 A को धारा को गुणा करेंगे किससे? टाइम से। तो टाइम किस में दे रखा है? 10 मिनट में। तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 10 × 60, 10 से ये दशमलव कट गया और ये आ गया 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 कूलाम। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं, तो इसको विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, तो नरम लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है,
तो तापीय प्रभाव का किस में नहीं होता है? तो दोस्तों पंखे में नहीं होता है, जबकि विद्युत हीटर में, इस्त्री में और बल्ब में तापीय प्रभाव होता है। दोस्तों विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान होती है। किसी बिंदु परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा हो जाएगी 1 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो इसको 6 जूल दी जा सकती है। दोस्तों गुणा कर लेना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य होंगे, तो समतुल्य 1/R। इसका सूत्र क्या होता है? 1/R अपॉन R1 + R12 इस तरीके से होता है। तो इसने कहा प्रत्येक का मान 10 है, तो नीचे 10 बार आएंगे, तो नीचे कॉमन 10 ले लिया और ऊपर 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 10। तो इससे कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में अलग होता है सिस्टम। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर होता है तो 10⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है, जबकि धातुओं में ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। याद रखना, अर्धचालकों में घट जाता है। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, तो चांदी क्या है? धातु। तो जब मैंने क्या बोला था अभी कि धातुओं का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध R से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक से कम। अब इस श्रेणी क्रम वाला आ गया। 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध, तो समान श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं? R1 + R2 इस प्रकार से डेस। तो 4 प्रतिरोध है तो इनका मान किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो 4 को 5 से गुणा करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रत्येक का मान कितना है? 5 ओम। धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में धारावाहक होते हैं। एक बल्ब से मिनट में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसकी? 1 मिनट की बात हो रही है दोस्तों। तो कूलाम कितना आवेश है? 120। और समय कितना? 1 मिनट। मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में, तो 60। तो धारा का मान आपको पता है कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। किस उपकरण में नहीं होता? ये एम्पियर में होता है, वोल्टमीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, कुंडली में ये नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
लंबाई बढ़ने से ताप का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो इसकी क्योंकि प्रतिरोध पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो धातु की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, लंबाई का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 5 प्रतिरोध है दोस्तों। मैंने मान लिया 1/, मैंने 50 मान लिया, तो मैं 1/50 को कितनी बार लिखूंगा, 5 बार। तो मैंने नीचे 50 लिखा तो कॉमन ले लिया 50, अब 5 बार लिखा तो ऊपर 5, तो काटा तो 1/10, और ये किसके बराबर होता है, 1/r। तो इसका मान कितना हो गया, 10 ओम। तो इसका मतलब 10 ओम हो गया समतुल्य। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 ओम। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए दोस्तों। इस बार रीट का पेपर आसान नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इस बार सरकार बहुत टफ पेपर बनाने वाली है दोस्तों, तो थोड़ा तैयारी को ऊंचे लेवल से रखना। आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए फिजिक्स के, और केमिस्ट्री में भी आपको सूत्र वगैरह याद होने चाहिए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, तो इसका मान बढ़ेगा दोस्तों, समांतर क्रम में बढ़ेगा, क्योंकि इसमें विपरीत होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻8 ओम। परिपथ में कितने अनुपात का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट विद्युत उपयुक्त होती है, तो कितने एम्पियर का। अब इसमें आप 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 220 वाट का भाग देके देख लो, तो ये 4 पॉइंट ऊपर 5 के आसपास समथिंग आएगा। तो अपन को हमेशा फ्यूज थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। परिपथ में किन ही 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर मापने की किस मीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो जल किसका अर्थ होता है, हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ जल होता है दोस्तों। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। मैंने क्या बोला था, ताप का प्रभाव इस पर पड़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, तो इस पे हो जाएगा दोस्तों धन आवेश। ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, तो इस पर ऋणावेश होता है दोस्तों। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, तो 2 आवेशित वस्तु पर लगने वाला बल पर कूलाम का नियम लागू होता है दोस्तों। कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है, तो कूलाम में के नियम को समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है। 2 सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो सदृश के अंदर प्रतिकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो इसके अंदर लगता है आकर्षण बल। क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है, तो नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किसमें, ये आंतरिक ऊर्जा। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करते हैं, तो विभवांतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करते हैं।
सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। शुष्क कागज का प्रतिरोध होता है तो 10 की पावर 12 ओम मीटर इसका प्रतिरोधकता होता है। संचालक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, तो संचालक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है दोस्तों। जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है, जो उपयुक्त ऊर्जा क्या है, तो उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट हो जाएगी दोस्तों। एक वाट में कितने जूल होते हैं, तो 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना दोस्तों। ये तो 102 तक के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं दूसरी वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा दोस्तों। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए क्वेश्चन करवाए हैं। लगभग मैंने विद्युत धारा का सारा चैप्टर इसके अंदर क्लियर करने की कोशिश की है दोस्तों। तो लगभग मैंने सारा समेट लिया है इसके अंदर। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तो उनको भी मैं करवा सकूँ। पर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अब तक मैं आपको करवा चुका हूँ लगभग। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करो और धन्यवाद दोस्तों। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो पुरकिंजे, केल्विन, फंक। तो दोस्तों विटामिन शब्द जो दिया था वो फंक ने दिया था। जल में घुलनशील विटामिन के प्रकार है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो कीड़ा होता है, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, जो कीड़ा होता है वो तो वसा में डूब जाता है और जो बचते हैं वो जल में डूब जाते हैं। तो कीड़े मतलब के, ई, डी और ए, ये किस में घुलनशील है, ये दोस्तों ये है वसा में। तो जो बच गया बीसी वो किस में घुलनशील है, जल में। तो दोनों ध्यान रखना, जो के, ई, डी, ए ये तो वसा में घुलनशील होता है और जो बीसी होता है ये दोस्तों किस में घुलनशील होता है, ये होता है इसमें जल में। इसका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों बातों ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। मानव शरीर में संश्लेषित विटामिन, तो मानव शरीर में संश्लेषित इसका मतलब होता है कि जो अपन बाहर से नहीं प्राप्त करते दोस्तों, इसका संश्लेषित हमारे शरीर के अंदर खुद होता है। तो ये विटामिन होते हैं विटामिन के और विटामिन डी। दोस्तों अपन को साग सब्जी से ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती है, तो ये बात ध्यान रखना, डी और के जो है वो संश्लेषित विटामिन है। विटामिन डी का निर्माण स्थल है, तो विटामिन डी कहाँ बनता है दोस्तों, त्वचा में। विटामिन डी बनता है त्वचा के अंदर। जब अपन बाहर धूप में निकलते हैं तो सूरज की किरणों से त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। विटामिन के का निर्माण स्थल, तो विटामिन के का निर्माण होता है दोस्तों आंत के अंदर। कहाँ पे होता है, आंत के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। रेटिनॉल, विटामिन के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको याद करवाने के लिए। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल। तो आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना, विटामिन ए, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों, विटामिन बी1 की वजह से। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, तो विटामिन ई की वजह से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए भी और प्रश्नों के लिए भी। पेपर में बहुत सी बार पूछा जाता है इससे संबंधित। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। जहाँ पे ये कोबाल शब्द दिख जाए आपको, विटामिन 12 से संबंधित होता है दोस्तों ये। किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग, एनीमिया यानी कि खून की कमी,
तो दोस्तों मैंने अभी कहा था आपको विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में भी खून की कमी होने लग जाती है। तो खून के निर्माण में भी ये बहुत सहायक होता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम स्कोर्बिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पे देखो स्कोर्बिक, यानी कि स वाली फीलिंग आ रही है, स एस्कोर्बिक। तो स वाली फीलिंग आ रही है तो मतलब विटामिन सी। तो आप इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हो दोस्तों। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये ध्यान रख सकते हो। जहाँ पे मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से याद करना है। उम्मीद है आप याद कर पाओगे दोस्तों। इस वीडियो के बाद आप भूलोगे नहीं। इस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। इसकी अगर कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है शरीर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। एक आध बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है। किस विटामिन किस विटामिन की कमी से जिलोफ्थेलेमिया रोग होता है? तो जिलोफ्थेलेमिया जो रोग होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये रोग भी ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लेना दोस्तों। टोकोफेरोल ये किस विटामिन का नाम है? तो आपको नाम बताना है। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए टोको मतलब टी आ रहा है, टी वाली फीलिंग आ रही है। तो क्या मैं ई को इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? टी के जैसे ये ई है ना दोस्तों। ये टी वाली फीलिंग देता है क्या? देखो, तो आप इससे ध्यान रखना कि जो विटामिन होता है वो टोकोफेरोल इसका नाम होता है, विटामिन ई का। ये टी की तरह दिखता है दोस्तों, क्योंकि और क्या करती टी की तरह नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ इसकी दिखेगी। क्योंकि मैं इसको इस प्रकार से टी की तरह लिख दूंगा। तो आप इसको टोकोफेरोल अच्छी तरीके से याद रखना, आप भूलोगे नहीं आप कभी भी। एक बार वीडियो को दोबारा थोड़ा बैक करके देख लेना, उसके बाद आप नहीं भूलोगे दोस्तों। मैंने 3 विटामिन के नाम आपको ट्रिक से याद करवा दिए। एक तो सी के और ई के, और ये तीसरा फिलोक्विनोन। तो दोस्तों क्विनोन यानी के वाली फीलिंग आ रही है, फिलोक्विनोन। तो दोस्तों इसका हो जाएगा के, बीच में के वाली फीलिंग आ रही है तो विटामिन के का नाम हो जाएगा ये। तो दोस्तों अगर 3 विटामिन मैंने आपको ट्रिक से याद करा ली तो बची जो 2 आप उनको अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। अगर आप उनमें से एक को भी याद कर लिया, आपने रेटिनॉल को याद कर लिया, तो दूसरा अगर ऑप्शन में आएगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। विटामिन डी की कमी से वयस्क में होने वाला रोग। तो दोस्तों वयस्क में जो रोग होता है एनीमिया विटामिन बी की वजह से होता है, स्कर्बी, रिकेटस। तो दोस्तों वयस्कों में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से वो ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। हम हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ताप का नियंत्रण करता है दोस्तों वो होता है जल और वसा। क्योंकि आपको पता है जब गर्मी में हमारा शरीर का तापमान तो 37 डिग्री रहता है और बाहर का टेम्परेचर 41, 42, 45 तक पहुंच जाता है। तो जब क्या होता है ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर से जल या जो पानी होता है वो पसीने के रूप में बाहर आता है शरीर की त्वचा के ऊपर, और वो त्वचा के हवा के संपर्क में आके एक ठंडक सी हमें महसूस करवाता है। तो उससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। इस वजह से जल और वसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विटामिन में कोबाल्ट, साइनोकोबाल्मिन, दोस्तों कोबा उसके बीच में था कोबाल्ट, साइनोकोबाल्मिन। आपको पता है मैंने बताया था वहाँ पे कोबाल्ट बीच में ये शब्द था। तो कौन सी विटामिन थी वो? विटामिन बी 12। ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ऑप्शन में विटामिन बी 12 ही है, साइनोकोबाल्मिन भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना कि कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है? विटामिन बी 12 में। प्रजनन विटामिन्स किसे कहते हैं? तो प्रजनन विटामिन्स ये होती है विटामिन ई, टोकोफेरोल। कौन सी विटामिन किसी भी प्रकार के फल व सब्जी से नहीं पाई जाती? किसी भी प्रकार के फल और सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है दोस्तों? क्या कोई बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ये किसी भी प्रकार की फल या सब्जी में नहीं पाई जाती है। इसको हम सूरज से ही प्राप्त करते हैं, या अगर आप धूप में नहीं निकलते हो तो आप इसके कैप्सूल मिलते हैं वो खा सकते हो कैल्सीफेरोल नाम से। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। इतने ही क्वेश्चन थे विटामिन्स के।
अगर आपने ये याद कर लिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के भी आता है तो अगर आपने ये याद कर लिए तो आप उनको आराम से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है। कभी कभी अपन को जो नहीं आता है, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका ऑप्शन नहीं आता है पर आपको 3 ऑप्शन पता है कि ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो अलग अर्थ है, तो आप वो एक जो बचेगा उसको लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन राइट निकल जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। अगर आपने आधा याद कर लिया तो आधा आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, तो पेपर करना आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। पादप से प्राप्त भोजन, पादप से प्राप्त भोजन तो फल, पत्ती और जड़। तो ये तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सभी हमको पादप से प्राप्त होते हैं दोस्तों। पोषक पदार्थ है तो पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं और जल भी होते हैं। तो ये सब इनके अंदर शामिल किए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल है। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ नहीं है पूछा है दोस्तों। तो वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि विटामिन्स होते हैं ये ऊर्जा हमें नहीं देते हैं दोस्तों, इनका काम और होता है, उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आप इनमें से मुझे ये बताना कमेंट करके कि इन तीनों पोषक पदार्थों में से सबसे पहले पाचन हमारे शरीर में किसका होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि उन्हें भी पता चले। दोस्तों इस चैनल पे अपन साइंस और मैथ की ही बात करेंगे दोस्तों। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, हर कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि साइंस सब में सेम ही आती है, क्योंकि सैद्धांतिक होती है साइंस। इनका काम सिद्धांतों पे चलती है। ये नहीं है कि न्यूटन ने यहाँ पे सेब गिरा दिया तो वहाँ पत्थर गिरा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह सेब ही गिरेगा। इसलिए साइंस सब में ही काम आएगी दोस्तों। आपके लिए चैनल हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर वृद्धि एवं शारीरिक मरम्मत हेतु आवश्यक पोषक पदार्थ है। तो शरीर की वृद्धि के लिए और जो शारीरिक मरम्मत होती है, कभी अपने चोट लग जाए तो उसकी मरम्मत होती है ना, जो उसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादन व शरीर नियंत्रण दोनों कार्य करता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स या जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, शरीर का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन्स करता है। ये ऊर्जा भी अपन को देता है। उपापचय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपापचय नियंत्रण पोषक पदार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो खनिज लवण होता है, जल होता है और विटामिन्स होता है, और न्यूक्लिक अम्ल ये इसके अंदर नहीं होता है। क्योंकि जो उपापचय नियंत्रण क्रियाएं होती है दोस्तों, ये विटामिन्स का कार्य होता है, खनिज लवण का कार्य होता है और जल का कार्य होता है। आनुवांशिक पदार्थ है तो उत्तरदायी पोषक पदार्थ है खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO का अनुपात है। तो इसका क्या अनुपात होता है दोस्तों? इसका अनुपात होता है 1:2:1, यानी कि कार्बन का एक अणु होगा। अगर कार्बन का एक अणु होगा दोस्तों, अनुपात अलग चीज़ होती है और होना अलग चीज़ होती है। अनुपात एक तुलना होती है। तो एक अगर इसका होगा कार्बन का, तो हाइड्रोजन के कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे। और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1। ये इस प्रकार से अनुपात होता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो आपको पता है सबसे सरल अवस्था होती है मोनोसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड होती है, फिर पॉलीसेकेराइड होती है। मोनोसेकेराइड है तो इनमें से अपन को मोनोसेकेराइड की ढूंढना है दोस्तों। तो इनमें से मोनोसेकेराइड कौन सा हो जाएगा? माल्टोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो दोस्तों ग्लूकोज होता है, ये मोनोसेकेराइड होता है, सबसे सरल ये अणु होता है। अपन को शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो दोस्तों किससे मिलती है? ग्लूकोज से। तभी तो कभी कभी अपन कोई अगर खाना वाना नहीं खाता तो उसको क्या किया जाता है? सीधा ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाती है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। जैसे खेल के मैदान में
अब कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो वो रोटी खाने तो बैठेगा नहीं, तो उसको क्या करते हैं, तुरंत ग्लूकोज की बोतल दे देते हैं, तो वो उसको पी के तुरंत एनर्जी प्राप्त कर लेता है। ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज है, तो ग्लैक्टोज क्या है दोस्तों, तो ग्लैक्टोज एक मोनोसेकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करेंगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो भी अच्छी लग रही हो, तो आपका लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल ये होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप देखते रहना। मैं आप जैसे मुझको टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैक्टोज है। ग्लैक्टोज क्या था, अपन ने अभी पढ़ा था, ग्लैक्टोज होता है मोनोसेकेराइड। और जो लैक्टोज होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये डाइसेकेराइड होता है, ये जटिल अणु होता है। मोनोसेकेराइड सरल अणु होते हैं दोस्तों, और उसके बाद आता है डाइसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है दोस्तों, स्टार्च होता है पोलोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सबसे ज़्यादा जटिल अणु होते हैं। हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया होती है दोस्तों, पोलोसेकेराइड को डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में, इस प्रकार से अपने पाचन की क्रिया होती है। बड़े अणु को छोटे अणु में, फिर उसको और छोटे महीन अणुओं में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टोज। तो माल्टोज ये क्या होता है दोस्तों, जो माल्टोज होता है ये डाइसेकेराइड होता है। दोस्तों आपको अगर आपने भोजन पोषण नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर उनको पढ़िए और इन क्वेश्चनों को लगाइए, क्योंकि दोस्तों आप अगर पढ़ोगे नहीं ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, अपने नोट्स से पढ़ लीजिए, आप उनको पढ़िए और आप यहाँ पे टेस्ट लगाइए। मैंने आपके लिए साइंस के बहुत सारे टेस्ट करवा रखे हैं, मैथ के भी मैं करवा रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं बहुत शानदार ट्रिक से गणित करवा रहा था आपको, आप उसको देखिए वीडियो को, मैं और वीडियो लाता रहूँगा गणित की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन की अपन बात करें तो ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन होता है दोस्तों ये पॉलीसेकेराइड। माल्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माल्टोज क्या होता है, तो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज क्या है, सरल अणु, और जब दो सरल अणु मिलकर बनते हैं तो ये बनते हैं, क्या बनते हैं दोस्तों, माल्टोज। और माल्टोज मैंने क्या बताया था, डाइसेकेराइड, दो अणुओं से मिलकर डाई बन गया, डाइसेकेराइड। और दो अणु कौन कौन से होते हैं, जो माल्टोज टूटता है दोस्तों, ये किस में टूट जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लेक्टोज, अब लेक्टोज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्त, तो इनसे वो दे देगा ऑप्शन में कि लेक्टोज को जो अणु होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस में टूटता है। तो जो लेक्टोज होता है दोस्तों, ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत पेपरों में पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए दोस्तों, सारी की सारी, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो दोस्तों, आपका मोटिवेशन, आप मुझे मोटिवेशन करोगे तभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। आप चैनल को लाइक ही नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, तो फिर मुझे भी ऐसा लगने लग जाएगा कि अब कोई मतलब नहीं है, अपना भी टाइम ख़राब और सामने वालों का भी टाइम ख़राब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज। तो सुक्रोज दोस्तों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये याद रखने वाली बातें हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैं फिर भी बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आता है इनमें से, हो सकता है इसी वीडियो में से एक या दो एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाए दोस्तों। इसी प्रकार के रीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रोटीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग जो बर्जिलियस ने किया था दोस्तों प्रोटीन्स का, ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है। मानव शरीर है तो आवश्यक प्रोटीन्स के प्रकारों की संख्या, तो मानव शरीर के लिए जो आवश्यक प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या होती है 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसको।
मानव शरीर में संश्लेषित, दोस्तों शब्दों का खेल है, शब्दों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यहाँ भी 20 ऑप्शन में है और वहाँ भी 20 ऑप्शन में। आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे भी आप 20 लगा दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। मानव शरीर में संश्लेषित प्रोटीनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। और आवश्यक प्रोटीन्स की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों वो 20 होते हैं, और जबकि जो संश्लेषित प्रोटीन होते हैं वो होते हैं 10। संश्लेषित प्रोटीन का मतलब आप खुद समझ सकते हो दोस्तों क्या होता है, क्योंकि संश्लेषित वो होता है जो हमारा शरीर खुद बनाता है वो प्रोटीन्स। और खाद्य पदार्थों द्वारा ग्रहण प्रोटीन्स के प्रकार होते हैं, तो ये भी 10 हो जाते हैं, क्योंकि 10 तो अपन खुद बना लेते हैं शरीर के अंदर, 10 प्रोटीन अपन खुद बना लेते हैं। और खाद्य पदार्थों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो 10 प्रोटीन होते हैं। जो अपन खाना खाते हैं उसके थ्रू अपन को 10 प्रोटीन्स उसमें मिल जाते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं पर अपन को सब्जियों फलों से नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए वो हमें बनाने पड़ते हैं। विटामिन डी है दोस्तों, इसके मार्केट में बहुत कम स्रोत अवेलेबल है, आपको मेडिकल पे गोली ही मिलेगी। सबसे बढ़िया उसका सोर्स होता है सूरज की किरणें। आप धूप में बैठते हो तो आपको विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है दोस्तों, फलों से वो प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से विटामिन डी भी एक ऐसी चीज़ है जो अपन को फलों से प्राप्त नहीं होता है। और प्रोटीन्स भी इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपन को संश्लेषित करना पड़ता है। समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। प्रोटीन्स और विटामिन अलग अलग होते हैं दोस्तों, वो मैंने एक बता दिया, याद आ गया था जो। प्रोटीन की इकाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो एमिनो अम्ल इसकी इकाई होती है, आपको ये पता होगा, नहीं है तो अच्छी तरीके से याद रखना। ये वाला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और कमेंट करके बताना जो मैंने पूछा है एक सवाल उसका आप जवाब मुझे देना कमेंट करके। और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार आप सारी वीडियो देखना दोस्तों, धन्यवाद। 20। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 1 न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ये मात्रक होते हैं न्यूटन और डायन, ये किसके होते हैं? पहली बात तो ये बल के मात्रक होते हैं, ये बल के मात्रक होते हैं। अब दोस्तों जो एसआई मात्रक होता है, पहली बात तो एसआई मात्रक होता है वो तो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। और जो सीजीएस होता है ये मात्रक होता है डायन। ये बात नोट करने वाली है दोस्तों, न्यूटन और डायन किसके मात्रक होते हैं? बल के मात्रक होते हैं। और एक बात और बता दूं मैं, जो बल होता है, बल दोस्तों सदिश राशि होती है। इसी में कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ये आप नोट कर लेना। बल सदिश राशि होती है। सदिश राशियाँ वो होती है जिनकी दिशा निश्चित दिशा होती है, और अदिश वो होती है जिनकी कोई दिशा नहीं होती है। तो आपको समझ गए होंगे दोस्तों। एसआई मात्रक तो न्यूटन है और सीजीएस मात्रक डायन है। और एसआई मात्रक के बारे में मैं बता दूं, ये 1971 में लागू किया गया था दोस्तों। ये पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। मात्रकों की जो ये पद्धति लागू की गई थी वो 1971 में। अब दोस्तों एक न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों? जो 1 न्यूटन होता है ये किसके बराबर होता है? 10⁵ के। तो अपना राइट आंसर तो बी हो जाएगा दोस्तों। 1 न्यूटन बराबर, एक मात्रक ये भी ध्यान रखना, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक होता है, आप इसको भी ध्यान रखना। हो सकता है कि घुमा के इस बार ये पूछ ले। आपको 7-8 क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन में क्लियर करा दिए दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सी बार घूमता है, बहुत सी बार पूछा भी गया है कंपटीशन में, हो सकता है रिपीट हो। शुरू दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों माध्यम की आवश्यकता किस में नहीं होती? तो विकिरण होती है। विकिरण जो ऊष्मा संचरण की विधि होती है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है कि सूरज की किरण पृथ्वी तक पहुंचती है, किस विधि से पहुंचती है? विकिरण की माध्यम, इस विकिरण की संचरण पद्धति से पहुंचती है। तो आपको पता है कि ब्रह्मांड में माध्यम नहीं होता है, माध्यम होता है अपनी पृथ्वी के वायुमंडल में। तो सूरज ब्रह्मांड में उपस्थित है तो वहाँ से आने में तो माध्यम है ही नहीं, इसलिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इस विधि को।
जबकि चालन में होती है, समवहन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 332 मीटर सेकंड। मीटर सेकंड मात्रक का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। बहुत सी बार मात्र आगे 332 ही दे देगा वो, पीछे मात्रक घुमा देगा वो थोड़ा बहुत, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। मीटर सेकंड होता है। यदि वायु में दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि पर वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये एक बात ध्यान रखना, जो दाब होता है, दाब का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पे। आप इसको 2 गुना करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, तो भी इसका वेग जो होगा वह हमेशा 232 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है। ताप अगर होता है तो ताप का प्रभाव पड़ता है ध्वनि पे। पृथ्वी के पृष्ठ से प्लायन वेग का मान। दोस्तों प्लायन वेग वो वेग होता है, ये पृथ्वी है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और ये अपना वायुमंडल है, तो अगर यहाँ से कोई पत्थर फेंकता हूँ, मैं इसको किस स्पीड से फेंकूँ कि ये वायुमंडल के बाहर निकल जाए? ये जिस स्पीड से बाहर निकलेगा वही प्लायन वेग होता है दोस्तों। अपने वायुमंडल से बाहर निकल, अगर कोई वस्तु निकल, रॉकेट होता है, रॉकेट किस प्लायन वेग, उसका वेग जो होता है ना, वो प्लायन वेग होता है उससे अधिक ही होता है। इस वजह से ही वो अपने बाहर जाता है। अब अगर अपन कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी पे आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि अपना उतनी स्पीड से नहीं फेंक पाते। स्पीड कितनी होती है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बात ध्यान रखना। आंख बंद करके अगर खोलोगे तो वो कम से कम 12 से 13 किलोमीटर दूर निकल जाएगी वो वस्तु। इतनी स्पीड होनी चाहिए। इस प्रकार तभी तो रॉकेट जो होता है, रॉकेट पे ये एक्स्ट्रा वो इंजन लगाए जाते हैं ताकि उसको ज़्यादा वेग दे। वो इतनी स्पीड से चलता है कि अगर आंख बंद करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। ध्यान रखने वाली बात है। ये क्वेश्चन कम से कम हर बार कितने ही कंपटीशनों में कितनी ही बार रिपीट हुआ है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट याद रखना। प्लान वेग को मैंने समझा ही दिया। प्राकृतिक रेशे, ये आप जानते ही हो प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं। कपास, ऊन, सिल्क, ये सब प्राकृतिक रेशे होते हैं। जबकि लाइलॉन वगैरह जो होती है, पॉलिस्टर वगैरह, ये इस प्रकार के होते हैं कृत्रिम। ऑयल एंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संघटन प्रतिशत होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों। इनके जो संगठन होते हैं ना, ये संगठन वाला बहुत सी बार पूछे जाते हैं ये कंपटीशन में। कभी कभी किसी मिश्रित धातु की संगठन पूछ लेगा कि इसमें सिलिक कॉपर की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, जिंक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो ये संगठन वाला आपको डायरेक्ट ये रटना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 48%। 68% तो ये कितना होता है? CaO होता है। और 17 से 24% SiO2 इसके अंदर होता है। दोस्तों ये किसका सूत्र है, ये जरूर आप मुझे कमेंट करके बताना। CaO ये किसका सूत्र होता है? अगर आपने बता दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं बताऊंगा नहीं, मुझे पता है इसका सूत्र क्या है और इसको कहते क्या है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको आपकी तैयारी का पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं बता सकते ना दोस्तों, तो समझ लेना कि आपके 1-2 क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सी बार। बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, इस प्रकार के कई क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। तो आप बताना इसको कहते क्या हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे ही कर लोगे, पर इसमें से रिपीट होने की संभावना है दोस्तों। इसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है इसको। वेब ब्राउज़र उदाहरण है तो मोजिला, ओपेरा, ये ओपेरा मिनी पहले चलता था, अभी भी चलता है ये। नेटस्केप ये नेविगेटर है और ये अलग है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, इस प्रकार के होते हैं। क्रोम ब्राउज़र वगैरह आपको ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं? ब्राउज़र होते हैं दोस्तों। और सर्च इंजन अलग चीज़ होती है। सर्च इंजन गूगल, याहू, ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। क्षुद्र ग्रह निम्न में से निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं दोस्तों, ये जो मंगल होता है, मंगल के इधर पृथ्वी होती है, और ये जो बृहस्पति होता है, इनके बीच में एक इस प्रकार से जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये किनके मध्य पाए जाते हैं? और जो यही पत्थर जब पृथ्वी पर आकर गिरते हैं दोस्तों, तो इनको उल्का पिंड कहते हैं अपन। उल्का पिंड जो होते हैं ना, यही होते हैं वो क्षुद्र ग्रह। ये मंगल के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इधर आकर्षित हो जाते हैं, और जब मंगल इधर खिसक जाता है तो ये मंगल तो इधर चला जाएगा और ये
इसके आकर्षण के बार ये सीधे निकल जाएंगे और इससे टकरा जाएंगे। ये घटनाएं आए दिन होती रहती है, पृथ्वी पे चलते रहते हैं छोटे मोटे उल्कापिंड तो, क्योंकि जो अपना वायुमंडल होता है ना दोस्तों, ये वायुमंडल, जब भी कोई उल्कापिंड आता है तो ये इसमें जाते ही जल जाता है दोस्तों। और ये जल के आज छोटे मोटे तो भस्म हो जाते हैं और कुछ आके पृथ्वी पे गिर जाते हैं, छोटे मोटे टुकड़े गिर जाते हैं। कभी अगर बड़ा गिरा दोस्तों, माना जाता है कि जो डायनासोर थे उनकी प्रजाति है उल्कापिंड के गिरने से ही खत्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से दोस्तों, निम्न के लिए सोनार और रडार, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों। क्या होती है इनके बारे में बात करते हैं अपन। तकनीकी काम में ली जाती है। तो सोनार जो होती है ये जल में स्थित पिंड, यानी कि नौसेना इस चीज़ का इस्तेमाल करती है, नावों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये किसके पास होता है? नौसेना के पास। सोनार जैसी चीज़ें नाविकों के पास होती है। जो जहाज वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी ये चीज़ें होती है, कहीं टकरा नहीं जाए, ज़मीन में कोई चट्टान नहीं आ जाए, इस चक्कर में इनके अंदर ये चीज़ें होती है। वहीं दोस्तों बात करें रडार की, तो रडार किनके पास होता है? एयरफोर्स वालों के पास होता है। सीमा पे जो सुरक्षा करते हैं उनके पास ये प्रणाली होती है। ये किसमें? ये वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए। मतलब रडार पे अगर कोई, अभी ये रडार यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे आर्मी ने, जब भी कोई भी इधर पाकिस्तान से कोई अगर कोई रॉकेट आया तो ये रडार इसको पकड़ लेगा कि कोई रॉकेट इतनी दूरी पर है, इस स्पीड से अपनी ओर आ रहा है, तो इधर से फिर भारत मिसाइल छोड़ देगा। इस प्रकार से चलता है ये सबके पास होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना, किसी और से देख लेना वीडियो, क्योंकि अब पेपर बहुत पास आने वाला है। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब की। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटना है दोस्तों। सीसा अपचयित हो रहा है, ये गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन उपचयित दोस्तों, यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन अणु जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये उपचयित हो रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और लेड ऑक्साइड, लेड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीबी से, ये बात याद रखना। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मात्रक से हमेशा क्वेश्चन भी आता है कि पीबी किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये लेड को रिप्रेजेंट करती है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का अणु है, त्याग रहा है, तो इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब ये और ये तो सही है, पर ये दो गलत है, तो इसका राइट, अपर को तो असत्य ढूंढना था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। जो अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पे एम की जगह पे क्या आएगा, एक्स वाई और जेड की जगह पे क्या आएगा? ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन आते हैं, ये इस प्रकार के अभिक्रियाएं आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण वाली, कुछ छोटी मोटी जो आप याद कर सको वो आपको याद रखनी चाहिए। ये आपको संतुलित करना आना चाहिए। आप अगर आपको समीकरण संतुलित करना आती है तो आप ऑटोमेटिक इनको कर लोगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, यहाँ जो फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड एक्स, ये उत्पाद बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये बाहर निकलेगी, और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी हमें प्राप्त होगा, FeSO4, यहाँ M की जगह पे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फेरस सल्फेट। इसमें कितने अणु होते हैं? जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। ये बहुत सी बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि फेरस सल्फेट में कितने जल के अणु उपस्थित होते हैं, तो 7 होते हैं। इस प्रकार से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों FeSO4, क्योंकि जब अपन इसको गर्म करेंगे तो ये जल के अणु क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों? FeSO4।
दोबारा समझिए दोस्तों, जब इसको हम गर्म करेंगे, यहाँ उष्मा दी अपन ने, तो क्या बचेगा यहाँ पे, FeSO4 बचेगा, ये जल का अणु टूट जाएगा, उड़ जाएगा। किसी भी पदार्थ में जल होता है तो अपन उसको गर्म करते हैं तो वो निकल जाता है ना, इसी प्रकार से निकल जाएगा। अब इसको और गर्म करोगे, FeSO4 को जब और गर्म करोगे ना तो ये टूट जाएगा, ये Fe2O3 में टूट जाएगा, और SO2 और SO3 में टूट जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, M। ये ध्यान रखने वाली बात है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, तो ये डायरेक्टर परिभाषा है, इसको ध्यान रखना। ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों यही गुप्त उष्मा होती है। इस परिभाषा को आप डायरेक्ट याद रखना। एक ये क्वेश्चन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों 1 मोल जो होता है, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻²3, ये 23, ये इसमें अणुओं की संख्या होती है दोस्तों 1 मोल में। ये डायरेक्टर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखना। अब ये किसके बराबर है, 1 मोल ऑक्सीजन कितनी ग्राम होती है, 32 ग्राम, तो इसका मान ये 32 ग्राम के बराबर है। अब मुझे तो 8 ग्राम का मान याद करना है, तो दोस्तों मैं पहले तो इसमें भाग लगाऊंगा, 32 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 1 ग्राम का मान पता हो जाएगा अपन को। 1 ग्राम को जब 8 से गुणा करोगे ना, तो इसका राइट आंसर 1.05 इंटू 10⁻23 आंसर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, आप पेन कॉपी में कर भी सकते हो। यही प्रकार है, भाग लगाना है आपको। मैथ थोड़ी बहुत आती होगी, बहुत सौ को तो बहुत ज़्यादा भी आती होगी, ऐसा नहीं है। क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है। क्लोरीन गैस के साथ किसकी क्रिया कराई जा रही है दोस्तों, शुष्क बुझे हुए चूने की। तो दोस्तों CaOH2 की क्रिया किससे कराई जाती है, Cl2 से, क्लोरीन से। तो अपन को जो उत्पाद प्राप्त होगा दोस्तों, वो अपन को प्राप्त होगा CaOCl2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो जो ये सूत्र है CaOCl2, ये किसका सूत्र है, विरंजक चूर्ण का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विरंजक चूर्ण दोस्तों, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है, ये उसके शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है। तो जो रेखा खींचना होता है, रेखांकित करना, ये एक कार्य सूचक क्रिया होती है दोस्तों। देखना, सुनना, जानना, ये कोई कार्य सूचक क्रिया नहीं होती है। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण एवं विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये बात कही थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये बात डायरेक्ट ध्यान रखनी है, परिभाषा है, इनको कोई समझाने वाली बात नहीं है। कौन सी बाल केंद्रित विधि है, बाल केंद्रित समस्या समाधान विधि बाल केंद्रित है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में भी शिक्षक की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि बच्चों को अगर दे दिया जाए तो पता चले कि दूसरे दिन ले भी नहीं मिली वहाँ पे। शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया, तो BS ब्लूम ने किया था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आता रहता है कंपटीशन में, ये रिपीट होते रहते हैं। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन के जनक, तो साक्ष्य के तो आपको पता है नॉर्मन एड क्राउडर है, और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के BF स्किनर है। निम्न में से कौन सी क्रिया शिक्षण विज्ञान शिक्षण के पाठ्य सहगामी, तो विज्ञान मेला सहगामी की बात की है दोस्तों। तो पाठ्य जो विज्ञान मेला होता है ये सहगामी क्रिया होती है। बाकी श्याम पट, पाठ्य पुस्तक, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये क्या होती है, ये होती है सहायक सामग्रियाँ। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, श्रव्य जिसे सिर्फ अपन सुनते हैं, तो ये कौन कौन होती है, रेडियो होती है और एक ग्रामोफोन होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, ग्रामोफोन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना।
ये इसका मुख्य उद्देश्य। दोस्तों समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है इनमें, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा शिक्षण विधियों को। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? तो निदानात्मक शिक्षण का चरण है, क्योंकि पहले अपन निदानात्मक शिक्षण करते हैं। निदानात्मक शिक्षण द्वारा हम ये जानते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या किया, क्या ज़रूरत है अपन को उसमें इम्प्रूवमेंट करने की। तो उसमें जो अप्रूवमेंट लाएंगे अपन, वो किसके माध्यम से लाएंगे, सुधार किस प्रकार से लाएंगे? उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से, क्योंकि निदानात्मक के बाद उपचारात्मक किया जाता है। उसका उपचार, पहले तो निदान किया जाएगा, फिर उसका उपचार किया जाएगा, जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी उनका। निम्न में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित अगुणित होता है? तो ये युग्मक होता है, यह अगुणित होता है दोस्तों। अब ये क्यों होता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी तो कौन सा जीवाणु? तो दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस है। ये जीवाणु मानव जाति के लिए लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जीवाणु की बात की है, तो जीवाणु में तो स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा। ये साल्मोनेला होता है, जो जल प्रदूषण उत्पन्न करता है, विषाक्तता उत्पन्न कर देता है। जीवाणु खाद्य विषाक्तता होती है ना, ये उत्पन्न इसमें ये कर देता है। और जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलियम, ये होता है कवक। दोस्तों ये जीवाणु नहीं होता, ये लाभदायक होता जरूर है। ये क्वेश्चन कितनी बार आता है इसका, पेनिसिलियम का, घूम घूम के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने योग्य। ये एक कवक है दोस्तों, फंगी जिसे बोलते हैं, ये कवक है। तो यहाँ पे जीवाणु की बात थी, इस वजह से ये वैसे ही डिलीट हो गया। जठर रस में होते हैं, तो जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक का मतलब होता है जिसकी मात्रा की आवश्यकता में कम होती है? तो ये मैग्नीज होते हैं। बाकी ये वृहद मात्रिक होते हैं, इनकी मात्रा अधिक होती है। इस वजह से अपन को खाद बीज के रूप में इनको डालता रहना पड़ता है। खाद डालते हैं ना फसल में, सल्फर नहीं डालते क्या, फास्फोरस, ये खाद होते हैं ना, यूरिया, वो डाले जाते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। मैग्नीज की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रिक कम होती है। ये विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। जो वृद्धि और विकास होता है ना दोस्तों, उसके लिए उत्तरदायी होता है। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्त्रावण करती है? तो जो लेडिंग कोशिका होती है, लेडिंग कोशिका ये इसका स्त्रावण करती है दोस्तों। और इस कोशिका को एक नाम और है, इसको बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं भी इनको बोला जाता है दोस्तों। हो सकता है कि घुमा के इस प्रकार से अंतराली आ जाए ऑप्शन में। दोस्तों ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, अक्सर इस क्वेश्चन से लगाव है, अक्सर पूछा जाता है। कभी यहाँ 37 डिग्री दे देगा, कभी फ़ारेनहाइट में दे देगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ध्यान रखने वाली बात है कि मनुष्य का शरीर का जो लगभग सामान्य ताप होता है कितना होता है, 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है दोस्तों। कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, बस इसको घुमाता रहता है, वो ऐसे चलता रहता है। कुछ क्वेश्चन तो उसके बहुत अजीज़ है, अक्सर कंपटीशन में रोज़ ही देता रहता है वो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हो सकता है कि मैं आपके लिए और पेपर, जो पुराने सारे पेपर है वो करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप कमेंट करके जब तक मुझे बताओगे नहीं कि आपको अच्छी लग रही है, कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी भी गला सूख रहा है दोस्तों, मेरी भी मेहनत बेकार जा रही है अगर आपको ही पसंद नहीं आ रही तो। इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चैनल सब्सक्राइब तो आपकी मर्ज़ी है, करो तो कर लेना। बाकी जो सारी वीडियो मैंने डाली है आप उन्हें ज़रूर देखना, साइंस की और मैथ की भी मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली दोस्तों। मैथ और साइंस में मैं कह सकता हूँ आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो सारी वीडियो अगर मेरी देख ली तो दोस्तों, पढ़ना वाला अलग बात है, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ अभी तो आपके लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपने लगा लिए ना दोस्तों, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा घुमा के दे देगा पर क्वेश्चन सारे यही पूछेगा। धन्यवाद दोस्तों।